इस्लाम टू ऑल ऑफ यू। हमने प्रीवियस लेक्चर में मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स जो कि 1909 में हुई थी, इसको इंडियन काउंसिल एक्ट भी कहते हैं, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है पाक स्टडी में लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट में बेसिकली ये आपने याद रखना है कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड वायसराय था जब लखनऊ पैक्ट हुआ था 1916 में। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि जब लखनऊ पैक्ट हुआ था तो उस वक्त इंडिया का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड था, जो कि 1916 से लेकर 1921 तक इंडिया का वायसराय रहा। अब पाक स्टडी में या पीपीएससी एग्जाम में या इंटरव्यू में लखनऊ पैक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और पूछा जाता है। पीपीएससी एग्जाम में बार बार आता है, और जो इंटरव्यू है इसमें भी काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में डिस्कशन होती है। तो इसकी इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं आज उसके बारे में आपको बताऊंगा, और इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो हम करेंगे। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड की तरफ आते हैं, बैकग्राउंड देख लेते हैं कि कायद आज़म मोहम्मद जिन्ना ने 1913 में मुस्लिम लीग को ज्वाइन कर लिया। हालांकि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस का भी हिस्सा थे, और साथ में मुस्लिम लीग को भी ज्वाइन इन्होंने कर लिया 1913 में। अब दोनों जमातों का ये हिस्सा है। इसके अलावा जब लखनऊ पैक्ट हुआ था उस वक्त वर्ल्ड वॉर फर्स्ट मिड में थी। मीन्स वर्ल्ड वॉर फर्स्ट 1914 में स्टार्ट हुई थी, 1918 में खत्म हुई थी। तो 1916 में जब लखनऊ पैक्ट हुआ था उस वक्त वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो थी वो जारी थी। और लखनऊ पैक्ट का मकसद ही यही था कि मुसलमान और जो कांग्रेस है, इंडियंस हैं, हिंदू हैं, वो पहली मर्तबा इकट्ठे हुए थे एक प्लेटफॉर्म पे, ताकि अपने मसाइल को खुद ही डिस्कस करें और ब्रिटिशर्स पे थोड़ा प्रेशर डालें। अब जो ब्रिटिशर्स थे वो भी यही चाहते थे कि जो मुसलमान हैं और हिंदू हैं वो भी थोड़े इकट्ठे हो जाएं, ताकि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जो मामलात हैं ये आपस में डील कर लें, हमें प्रॉब्लम में ना डालें। क्योंकि जो बरतानिया था अलाइड पावर्स के साथ मिलकर वो इस जंग में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था। इस वजह से ब्रिटिशर्स भी यही चाहते थे कि यहाँ पे जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम इस तरह की ना हो, कि हमें अपना फोकस, हमें कंसंट्रेशन यहाँ पे डेवलप करनी पड़े। सो ब्रिटिशर्स भी यही चाहते थे। इस वजह से जो आर इंडिया मुस्लिम लीग है और कांग्रेस है, दोनों जमातें पहली दफा इस प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हुए थे। इसके अलावा यूपी जो कि उत्तर प्रदेश रियासत थी, 1913 में वहां पे रोड कंस्ट्रक्ट करते हुए एक मस्जिद को भी गिराया गया और एक मंदिर को भी। और मस्जिद गिराते वक्त कुछ मुसलमानों ने एहतजाज किया और वहां पे हलाकतें भी हुई। इसी तरह जब मंदिर को गिराया गया तो हिंदुओं की हलाकतें हुई। तो हिंदू भी यही चाहते थे, मुसलमान भी यही चाहते थे कि अब आपस में मिल बैठ के हम लखनऊ पैक्ट की तरफ सोचें, कोई ऐसा एग्रीमेंट करें कि मुसलमान और जो हिंदू हैं ये आपस में इकट्ठे हों और ब्रिटिशर्स पे थोड़ा प्रेशर डालें, अपनी रिप्रेजेंटेशन बढ़ाएं, जो प्रोविंशियल असेंबली है उसमें या इंडियन काउंसिल है, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उसमें अपनी ज़्यादा से ज़्यादा नुमाइंदगी हासिल करें। अब लखनऊ पैक्ट में पहली दफ़ा कांग्रेस मुस्लिम लीग यूनिटी हुई थी, पहली दफ़ा ये इकट्ठे हुए थे। इसके अलावा इन्होंने सेल्फ रूल, जो कि ये कहा गया था कि ब्रिटिशर्स अकेले ही रूल कर रहे हैं यहाँ पे पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, इस सेल्फ रूल की पॉलिसी को ख़त्म करते हैं। और फिर 1916 में, क्योंकि ये कायद आज़म की ही सबसे बड़ी मूवमेंट थी, कायद आज़म ही इन दोनों जमातों को इकट्ठा करके ले आए थे। एक तरफ से मुस्लिम लीग का हिस्सा थे, दूसरी तरफ से कांग्रेस का भी हिस्सा थे। वहाँ के लीडरान भी इन्हें बहुत अच्छे तरीके से जानते थे और कांग्रेस के लीडरान भी अच्छी तरह जानते थे। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा ये मूव बनाई कि ऐसा पैक्ट बनाया जाए, ऐसा पैक्ट हो जहाँ पे दोनों पार्टीज इकट्ठी हों और अपने मामलात मिल बैठ के इसे अच्छे तरीके से रिजॉल्व करें। सो 1916 में जब लखनऊ पैक्ट हुआ तो सरोजिनी नायडू, जो कि हिंदू एक्टिविस्ट थी, उन्होंने
कैद आजम मोहम्मद अली जिन्ना को ये टाइटल दिया था, एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। अब एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है कि किसने दिया था कैद आजम को ये टाइटल एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी का? आपने सरोजिनी नायडू लगाना है। और यूं भी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा टाइटल कैद आजम मोहम्मद अली जिन्ना को मिला था लखनऊ पैक्ट में, एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी? कब मिला था? 1916 में। अब ये लखनऊ पैक्ट का ये बेसिक पर्पस था कि ये रिफॉर्म्स करना चाहते थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। रिफॉर्म्स कौन सी रिफॉर्म्स थी, अब उनके बारे में पढ़ते हैं, नीचे लिखी हुई हैं कि जो मुस्लिम सीट्स हैं इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में उनको बढ़ाया जाए, क्योंकि मुसलमानों को जब तक नुमाइंदगी नहीं मिलेगी तब तक वो अपने डिसीजन, अपनी अथॉरिटी, अपने लोगों को इन्वॉल्व नहीं कर सकते। सो इस रिफॉर्म्स में ये कहा गया कि मुस्लिम सीट्स मैक्सिमम होनी चाहिए इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में। इसके अलावा इन्होंने कहा, ये रिफॉर्म्स थी कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी होनी चाहिए, सूबे जो हैं वो खुद मुख्तार होने चाहिए, कम अज कम जहाँ पे मुस्लिम प्रोवेंसेस हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि पंजाब था, केपीके था, उस वक्त तो एनडब्ल्यूएफपी था, सिंध था, बंगाल था, जिनमें मुसलमानों की मेजॉरिटी है, कम अज कम वहाँ पे ऑटोनॉमी अगर पैदा हो जाए तो वो अपने मामलात खुद अच्छे तरीके से उसको देख सकती हैं, डील कर सकते हैं। इसके अलावा ये भी कहा गया था कि हिंदुओं की प्रोटेक्शन करनी है, हिंदू जहाँ पे कम तादाद में हैं हम लोग प्रोटेक्शन करेंगे हिंदुओं की, और जहाँ पे मुसलमान कम तादाद में हैं, मिनॉरिटी में हैं, वहाँ पे हिंदू उसको प्रोटेक्शन देंगे मुसलमानों को। ये रिफॉर्म्स भी इसमें लखनऊ पैक्ट में शामिल थी। इसके अलावा ये रिफॉर्म्स कही गई थी कि 1/3 रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए इंडियंस की लेजिस्लेटिव काउंसिल में, जो कि कानून साज असम्बली थी, जैसे कि पाकिस्तान में नेशनल असम्बली है उसी तरह की लेजिस्लेटिव काउंसिल थी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। वहाँ पे इंडियंस की 1/3 रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ताकि वो भी ब्रिटिशर्स के साथ बैठकर अपने जो मुआहदात हैं, अपनी जो सफारशात हैं, अपने जो ज़रूरियात हैं उनकी, जो जो कंस्ट्रक्शन करानी है या जो जॉब्स देनी है या इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल मामलात हैं, उसको अच्छे तरीके से डिस्कस किया जाए, डील किया जाए। इस वजह से इस रिफॉर्म्स में ये भी शामिल था कि 1/3 इंडियन की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए लेजिस्लेटिव काउंसिल में। इसके अलावा जो गवर्नर काउंसिल है उसमें भी हाफ इंडियंस होने चाहिए। ये 5 रिफॉर्म्स थी, इस पे ये एग्री हुए थे दोनों जमातें। और ये भी पहली दफ़ा कांग्रेस ये मानी थी मुसलमानों की ये शर्त सेपरेट इलेक्टोरेट की, जुदागाना इंतखाबात की मूवमेंट, जो कि शिमला डेपुटेशन में मुसलमानों का एक वफद गया था लॉर्ड मिंटो के पास, हम माजी में पढ़ चुके हैं, 1906 में गए थे। और ये कहा गया था कि जहाँ पे मुसलमान कम तादाद में हैं वहाँ पे उन्हें जो सेपरेट इलेक्टोरेट की शर्त है जुदागाना इंतखाबात की, वो शर्त मानी जाए। और 1909 में जब मिंटो मॉलेर रिफॉर्म्स हुई थी उस वक्त कुछ हद तक उसको एक्सेप्ट कर लिया गया था, लेकिन जो हिंदू थे, कांग्रेस थी, वो इसको मानने के लिए तैयार नहीं थे। और जब लखनऊ पैक्ट हुआ था तो इसमें मुसलमानों की इस शर्त को उन्होंने मान लिया था सेपरेट इलेक्टोरेट की, जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट थी मुसलमानों के लिए। सो दोनों पार्टीज इकट्ठी हुई ताकि अच्छे तरीके से अपने मामलात को लीड करें, डील करें, और एक अच्छे तरीके से इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अपनी गवर्नमेंट और पॉलिटिकल सिस्टम को अच्छे तरीके से रन करें। नेक्स्ट है उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक, मॉन्टेग चेल्मस्फोर्ड रिफॉर्म्स। अब देखें, एक एक्ट बन चुका था 1909 में जिसे इंडियन काउंसिल एक्ट कहते हैं, और 1909 में, और उसके बाद ये कहा गया था कि हर 10 साल बाद इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एक्ट बनाया जाएगा, ताकि कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ी थोड़ी रिफॉर्म्स आती रहें, बेहतरी आती रहे, ताकि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है ये अच्छे तरीके से डील किया जा सके। अब इसमें प्रपोजल दी गई कि ये ब्रिटिशर्स की तरफ से प्रपोजल थी, उन्होंने कहा, उस वक्त भी लॉर्ड चेल्मस्फोर्ड का दौर था, क्योंकि लॉर्ड चेल्मस्फोर्ड 1916 से लेकर 1921 तक इंडिया के वायसराय थे।
पहली प्रपोजल ये थी कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, जो कि कानून साज असेंबली है, उसमें इंडियंस की तादाद बढ़नी चाहिए, कम अज कम 3 इंडियंस जरूर होने चाहिए। क्योंकि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के मामलात हैं, अवाम सारी उन्हीं की है। अगर उन्हीं का नुमाइंदगा नहीं बैठा होगा तो उनके मफाद के बारे में कौन बात करेगा। सो पहली प्रपोजल तो ये थी। सेकंड था बाई कैमरल लेजिस्लेशन होनी चाहिए। अब बाई कैमरल जिस तरह पाकिस्तान में सिस्टम है, जिस तरह इंडिया में सिस्टम है, एक लोअर हाउस है जो कि नेशनल असेंबली होती है, दूसरी अपर हाउस है जो कि सेनेट है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी इसी तरह वो कहते हैं बाई कैमरल लेजिस्लेशन होनी चाहिए। एक लोअर हाउस होना चाहिए, एक अपर हाउस होना चाहिए। इसके अलावा जो काउंसिल ऑफ स्टेट है और लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसमें मुसलमानों और हिंदुओं मींस इंडियन की स्ट्रेंथ ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। और जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है वो सेंटर में भी होनी चाहिए और प्रोविंसेस में भी होनी चाहिए। प्रोविंसेस को इख्तियारात दिए जाने चाहिए। पहले सबसे पावरफुल सेंटर होना चाहिए, मींस फेडरल होना चाहिए, विफाक होना चाहिए। और फिर जो सूबे हैं उनमें इख्तियारात बढ़ने चाहिए, उनको भी इख्तियारात देने चाहिए ताकि वो भी अपने मामलात अच्छे तरीके से डील करें। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो असेंबली की ताकत है उसको भी बढ़ाना चाहिए, इंक्रीज द पावर ऑफ असेंबली। और सेपरेट इलेक्शन, ये जो जुदागाना इंतखाबात हैं उसकी भी इसमें प्रपोजल दी गई। और एक कमीशन बनाया जाए जो कि ये देखेगा कि पाकिस्तान इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कौन सा सिस्टम होना चाहिए। अब ये जो डायरेक्टरी सिस्टम था ये दोबारा से लेकर आते हैं, जिसमें रिजर्व सब्जेक्ट्स रखे जाते हैं। रिजर्व सब्जेक्ट्स गवर्नर डील करेगा। गवर्नर अपने नुमाइंदगान, अपनी कैबिनेट लगाएगा। ये डायची सिस्टम था। डायची सिस्टम कहते हैं ड्यूल गवर्नमेंट सिस्टम। ड्यूल गवर्नमेंट सिस्टम मींस एक रिजर्व सब्जेक्ट रखा गया जिसमें इंपॉर्टेंट जो इंस्टीट्यूशन थे वो रिजर्व सब्जेक्ट्स में थे, वो गवर्नर के अंडर आते थे। मींस टेली कम्युनिकेशन सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम है, इसके अलावा फाइनेंस सिस्टम है, ट्रेड सिस्टम है। जो बड़े बड़े ओहदे हैं, जो बड़े बड़े इदारे हैं, वो सारे रिजर्व सब्जेक्ट्स में आएंगे, गवर्नर के अंडर आएंगे। और दूसरे लेवल पे ट्रांसफर सब्जेक्ट्स बनाया गया जो कि मिनिस्टर बनाए गए, छोटे छोटे जो इदारे हैं वो उनको डील करेंगे। सो डायरची सिस्टम 1919 में लाया गया था। ये क्वेश्चन आता है कि डायर व्हाट इज मींस बाय डायरची सिस्टम। डायरची सिस्टम मींस ड्यूल गवर्नमेंट सिस्टम, दोहरा गवर्नमेंट सिस्टम, जिसमें रिजर्व सब्जेक्ट रखा गया और ट्रांसफर सब्जेक्ट, ये दो हैं, ड्यूल हैं दो। और डायरची सिस्टम कब लाया गया? 1919 में, ये भी क्वेश्चन आता है। और इसके अलावा जो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी डिवीजन की जाए। बाद में ये जो जितनी भी प्रपोजल थी या मोंटेग चर्मसफोर्ड रिफॉर्म्स था, जिसे इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 भी कहते हैं, 1919 में भी, ये बाद में नाकाम हो गया। क्योंकि ना इस पे कांग्रेस अमल कर रही थी, ना ही सही तरीके से मुस्लिम लीग कर रही थी। इस वजह से ये भी नाकाम हो गया, फेलियर की तरफ चला गया। उसके बाद खिलाफत मूवमेंट होती है। खिलाफत मूवमेंट 1919 से लेकर 1923 तक रहती है। टू सम एक्सटेंट 1924 में बिल्कुल ही कंप्लीटली तौर पे एंड हो जाती है। अब खिलाफत मूवमेंट को देखते हैं। खिलाफत मूवमेंट को डील करने से पहले थोड़ा सा हम इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं कि जब खिलाफत मूवमेंट होती है उस वक्त वर्ल्ड वॉर जो फर्स्ट है वो एंड होने की तरफ हो रही होती है। 1918 में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट 1914 में स्टार्ट होती है, 1918 में जाके ख़त्म हो जाती है। और तुर्की, एक साइड पे तुर्की और जर्मनी होते हैं, दूसरी साइड पे अलाइड पास होती हैं जिसको लीड कर रहे होते हैं बरतानिया, ब्रिटिशर्स लीड कर रहे होते हैं। अब ये जो ब्रिटिशर्स हैं बेसिकली ये इंडियंस को कहते हैं कि आप हमारा साथ दें, मुसलमानों को भी कहते हैं, हिंदुओं को भी कहते हैं, इस जंग में साथ दें। और मुसलमानों को ये कहा जाता है कि अगर हम इस जंग को जीतने में कामयाब हुए तो आपकी जो खिलाफत उस्मानिया है, तुर्की है, जहाँ पे मुसलमानों के मुकद्दस मकामात हैं, हम उनको तबाह नहीं करेंगे, तुर्की के टुकड़े नहीं करेंगे। इस बेस पे टू सम एक्सटेंट मुसलमानों ने कुछ हद तक इनकी हेल्प की। लेकिन जब जंग जीत गए तो ये अपनी शर्त से मुकर गए और
तुर्की के टुकड़े करने लग गए। अब तुर्की, क्योंकि खिलाफत उस्मानिया था, आप सल्लम से ये दौर चलता हुआ आ रहा था, जो चार खलीफा बने थे, हजरत अबू बकर सदीक, हजरत उस्मान, हजरत उमर, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, वहीं से खिलाफत चलती आ रही थी। और ये मुसलमानों के लिए बहुत मुकद्दस सिस्टम था, मुकद्दस मकामात उस वक्त तुर्की में थे। तो मुसलमानों को ये चीज़ अच्छी नहीं थी। उन्होंने फिर इसके खिलाफ जो है एक खिलाफत कॉन्फ्रेंस की 1918 में, ताकि जिसमें मुसलमान सारे इकट्ठे हुए, और उसके बाद खिलाफत कमेटी बनाई जिसमें तमाम लीडरान को इकट्ठा बुलाया गया, और ये कहा गया कि जगह जगह पे मुजाहरे करेंगे हम लोग, अगर इन्होंने तुर्की पे अटैक किया या मुकद्दस मकामात की बेहुरमती की तो हम इनके खिलाफ बहुत जोर शोर से रैलियां निकालेंगे, एहतजाज करेंगे, जगह जगह पे इन्हें नुकसान पहुंचाएंगे। और इसके बाद 1920 में फिर मीटिंग होती है वायसराय से, जो कि उस वक्त लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे, उससे मिले, उसको कहा कि आपने यहाँ के जितने भी लीडरान थे, इम्पोर्टेंट कायदे आजम थे, सर आगा खां थे, जितने भी मुस्लिम लीग के लीडरान थे, वो सब वायसराय से मिले, उससे मीटिंग की, और ये कहा गया कि आपने हमसे जो वादा किया था उसको आप पूरा नहीं कर रहे। आपने कहा था कि तुर्की जो है वो मुसलमानों के मुकद्दस मकामात हैं, इसलिए उसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे किसी भी हद तक, लेकिन अब उसको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इस वजह से अगर पहुंचाया गया तो फिर तमाम मुसलमान यहाँ पे बहुत बड़ी हद तक जलूस निकालेंगे और आपको नुकसान पहुंचाएंगे। इसके अलावा यूरोप में ट्रीटी ऑफ स्पेयर हुआ था 1920 में, और जो ब्रिटिश था, बरतानिया था, वो वहाँ पे बिजी हो गया, और उसके तहत, ट्रीटी ऑफ स्पेयर के तहत, जो है यूरोप में बहुत ज़्यादा अनारकी फैल गई, इंतशार फैल गया। तो जो ब्रिटिशर्स थे वो उस तरफ भी काफ़ी ज़्यादा हद तक इन्वॉल्व हो गए, और मुसलमानों को कोई खासा रिस्पांस नहीं मिल रहा था। इस वजह से फिर मुसलमान और हिंदू पहली मर्तबा इकट्ठे होकर इन्होंने फिर खिलाफत मूवमेंट को बहुत ही ज़ोर शोर से चलाया। पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जगह जगह पे मुजाहरे हुए, एहतजाज हुए। इसके दौरान फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी चली 1920 में। अब ये क्वेश्चन भी आता है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब चलाई गई थी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में? 28 मई 1920 को, कि अब ब्रिटिशर्स से कोई भी ताउन नहीं किया जाएगा। ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थी जो कि खिलाफत मूवमेंट का ही हिस्सा थी। कोई भी तामुन नहीं होगा मींस बायकॉट ऑफ ब्रिटिशर्स गुड। जो बरतानिया की बनाई हुई जितनी भी चीज़ें हैं, अब उनको हम परचेज करना बंद कर देंगे, उनको बिल्कुल भी परचेज नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स गवर्नमेंट ने हमें दी हुई हैं, उससे उन सब ने रिज़ाइन कर दिया, और जितने भी इंस्टीट्यूशन, कॉलेजेस, स्कूल्स वगैरह, वहाँ पे रैलियाँ निकली, और बहुत बड़ी हद तक वहाँ पे प्रेशर क्रिएट किया गया। इसके अलावा 1920 में फिर हिजरत मूवमेंट भी हुई। मुसलमानों ने ये कहा कि अब जो इंडिया है ये मुसलमानों के लिए सेफ नहीं है, अब यहाँ से हिजरत की तरफ चलते हैं। तो हिजरत मूवमेंट 1920 में हुई थी। बहुत से लोग, कहा जाता है कि 5 मिलियन टू 10 मिलियन के करीब लोग जो है अफगानिस्तान की तरफ मूव उन्होंने किया। फिर मोपला रिवोल्ट भी चली, मोपला मूवमेंट। मोपला में बहुत ज़्यादा मुसलमान थे, वहाँ पे दंगे फसाद हुए, तो उन्होंने भी काफ़ी हद तक मूव किया वहाँ से। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सिविल नाफरमानी मूवमेंट भी 1920 में चली थी, ताकि इंडियंस पे जो ब्रिटिशर्स रूल कर रहे हैं उन पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर डाला जा सके। और चोरा चोरी, ये एक एरिया था, कस्बा था, गांव था, यहाँ पे यहाँ के जो लोग थे उन पे बहुत ज़्यादा जुल्म किया गया, लाठीचार्ज किया गया, कत्लेआम किया गया। तो वो भी इस मुजाहरे में खड़े हुए 1922 में, उन्होंने भी इसमें फिर भरपूर हिस्सा लिया। इसमें रोल ऑफ कांग्रेस है। रोल ऑफ कांग्रेस स्टार्टिंग में तो पॉजिटिव रहा, बाद में कांग्रेस ने मुस्लिम लीग को छोड़ दिया, क्योंकि जब कांग्रेस पे बहुत ज़्यादा जुल्म हुए, उनके लीडरान को जेल में डाला गया, तो ऐसा ऐसा वो जो हिंदू थे वो साइड पे हो गए। इस वजह से फिर खिलाफत मूवमेंट भी डेमोलिशन की तरफ चली गई, टूट गई, कमी कमी की तरफ आ गई। और फिर प्रॉब्लम ये क्रिएट हुई कि वहाँ पे कमाल अतातुर्क आ गया 1923 में, और उन्होंने खुद ही ऐलान कर दिया कि अब जो खिलाफत उस्मानिया है, तुर्की है,
इसको हम खिलाफत नहीं बनाते, इसको हम तोड़ रहे हैं। अब हम मॉडर्न तुर्की की तरफ जा रहे हैं, मॉडर्न तुर्की बना रहे हैं। सो इस वजह से खिलाफत मूवमेंट का जो मेन मकसद था वही एंड हो गया, क्योंकि वहाँ के जो रूलर हैं उन्होंने खुद ही ऐलान कर दिया कि हम खिलाफत उस्मानिया अब दोबारा नहीं बनाते, मॉडर्न तुर्की की तरफ चलते हैं। सो इस तरह खिलाफत मूवमेंट जो है थी वो एंड हो गई 1923 में। उसके बाद सैमन कमीशन होता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये सबसे पहले तो ये आता है कि जो जब सैमन कमीशन हुआ था उस वक्त इंडिया का वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन था। लॉर्ड इरविन 1926 से लेकर 1930 तक लॉर्ड इरविन ने रूल किया था। अब मैंने आपको कहा है कि जब मॉन्टेग चैल्मस्फॉर्ड रिफॉर्म्स आई थी 1919 में, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है, और उसमें यह कहा गया था कि हर 10 साल बाद इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एक कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप करने की तरफ स्टेप बढ़ाया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप किया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन में रिफॉर्म्स की जाएगी। तो सैमन कमीशन इसीलिए डेवलप किया गया ताकि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें रिफॉर्म्स करके एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लेके आया जाए, या उसी कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ी बेहतरी करके उसको अच्छे तरीके से लेकर आया जा सके, ताकि जो कांग्रेस है और मुस्लिम लीग है वो उनको माने और अच्छे तरीके से उस पर अमल करें। अब जॉन सैमन की सरबराही में बेसिकली ये कमीशन डेवलप होता है 1927 में ब्रिटिशर्स में, बरतानिया में ये डेवलप हो गया, और इंडिया में आता है फेब 1928 में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके मेंबर कितने होते हैं? 7 मेंबर होते हैं। सरबराही कौन कर रहे होते हैं? जॉन सैमन कर रहे होते हैं। इसका बेसिक पर्पस क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स करना, ये इसका बेसिक पर्पस है। ये सारे जो बता रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। ऑल वाइट होते हैं, तमाम गोरे होते हैं, कोई इंडियन इसमें शामिल नहीं होता, इस वजह से इसको ऑल वाइट भी कहते हैं। और ये 3 साल तक यहाँ पे काम करते रहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सी रिफॉर्म्स की जाए। कांग्रेस से जाके मिलते हैं, मुस्लिम लीग से जाके मिलते हैं, लेकिन इनकी शराइत को ना ही कांग्रेस मानती है, ना ही कांग्रेस इनके साथ बैठ के कोई मुआहदा करते हैं या मिल बैठ के कोई काम करना चाहते हैं, ना ही ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने इसकी सपोर्ट की। सो इन्होंने फिर काम करते करते 1930 में जाके रिपोर्ट पब्लिश की। अभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इन्होंने रिपोर्ट कब दी, साइमन कमीशन ने रिपोर्ट कब पब्लिश की? 1930 में। और उसमें ये कहा गया कि जो 1919 में डायरची सिस्टम लाया गया था, ड्यूल गवर्नमेंट सिस्टम, वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में उसे ख़त्म कर दिया जाए और फेडरल सिस्टम लेकर आया जाए, विफाकी निज़ाम। उसके तहत इंडियन सब कॉन्टिनेंट को रन किया जा सके, क्योंकि वही एक बेस्ट सिस्टम है इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट को चलाने के लिए। यहाँ के जो लोग हैं वो फेडरल सिस्टम को ज़्यादा एक्सेप्ट करेंगे। सो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, जब फेडरल सिस्टम लाया जाएगा तो एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, न्यू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ एक नया स्टेप उठाने की कोशिश की गई। लेकिन ये समझ लें कि जो साइमन कमीशन था वो बिल्कुल नाकाम रहा, क्योंकि जो उसका मकसद था वो मुस्लिम लीग और कांग्रेस को मनाना था, तो दोनों जमातें उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकी। इस वजह से साइमन कमीशन नाकाम हो गया था और इंडिया में कोई कॉन्स्टिट्यूशन फिर अभी तक नहीं बन सका। उसके बाद नेहरू रिपोर्ट आई। नेहरू रिपोर्ट भी बेसिकली इन्होंने कहा कि हम अपनी शराइत देते हैं, मोतीलाल नेहरू ने, ताकि इंडिया में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बन सके। ब्रिटिशर्स को पता चले कि जो इंडियंस हैं, हिंदू हैं, उनके क्या क्या मुआहदात हैं, क्या वो चाहते हैं और क्या वो इम्प्लीमेंट करवाना चाहते हैं। सो जो नेहरू रिपोर्ट है बेसिकली वो मोतीलाल नेहरू की सरबराही में एक कमेटी बैठती है जिसमें उसका बेटा भी होता है, नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। और उस कमेटी ने मिलकर ये नेहरू रिपोर्ट पब्लिश की 1928 में, और उस वक्त लॉर्ड इरविन का दौर था। 1926 से 1931 तक लॉर्ड इरविन रहा। बेसिकली ये चाहते थे कि इंडिया में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लाया जा सके। इस वजह से इन्होंने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के तहत इन्होंने फिर नेहरू रिपोर्ट पब्लिश की।
नेहरू रिपोर्ट बेसिकली 28 अगस्त 1928 को पब्लिश हुई थी। और जब ये पब्लिश हुई तो कायदे आजम ने सोचा कि इसमें तो मुसलमानों के कोई मफाद है ही नहीं, ये तो सब हिंदुओं की बनाई हुई है और हिंदुओं के ही फायदे हैं। सो कायदे आजम ने कहा कि हम तो इसको मानने के लिए तैयार नहीं हैं। इसमें यह कहा गया था कि देयर शुड बी नो स्टेट रिलीजन, कि स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होना चाहिए, मजहबी बुनियादों पे कोई स्टेट नहीं बननी चाहिए। देयर शुड बी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए। मींस जैसे आजकल इंडिया में है, जैसा कि पाकिस्तान में है, फेडरल सिस्टम है। नेहरू रिपोर्ट में कहा गया फेडरल सिस्टम होना चाहिए। इट डिड नॉट प्रोवाइड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर एनी कम्युनिटी, किसी भी कम्युनिटी को सेपरेट इलेक्टोरेट की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए, जुदागाना इंतखाबात की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए, जो कि मुसलमान शुरू से यही कहते आ रहे थे। 1906 से, फिर 1909 में उनकी स्ट्रगल थी, 1916 में एक्सेप्ट कर लिया था हिंदुओं ने। फिर नेहरू रिपोर्ट में आकर वो इस शर्त से मुकर गए थे। नेहरू रिपोर्ट में उन्होंने कह दिया कि सेपरेट इलेक्टोरेट की शर्त को ख़त्म कर दिया जाना चाहिए, ये भी नेहरू रिपोर्ट में शामिल था। इसके अलावा जो लैंग्वेज होगी इस यूनियन की, वो हिंदुस्तानी होगी, हिंदी होगी। तो ये मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। इसमें और भी काफ़ी ज़्यादा शराइत थी, लेकिन इम्पॉर्टेंट यही थी जो मैंने आपके सामने लिख दी थी। अब कैद आज़म मोहम्मद जनाह ने जब ये देखा तो उन्होंने कहा कि मुसलमानों के लिए तो ये एक्सेप्टेबल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं मुसलमानों के लिए। और आने वाले दौर में अगर इसको इम्प्लीमेंट किया गया या कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया इसके थ्रू, तो मुसलमानों के लिए काफ़ी ज़्यादा मसाइल बन सकते हैं। तो कायद आज़म ने कहा कि ठीक है, अगर हम इस शर्त को, अगर आप ये हमारी 3 डिमांड्स को मानने के लिए तैयार हैं, तो फिर हम इस नेहरू रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें मुसलमानों की नुमाइंदगी 1/3 होनी चाहिए, 1/3 सीट्स मुसलमानों को दी जानी चाहिए। इसके अलावा पंजाब और बंगाल की सेपरेशन होनी चाहिए, वहाँ पे उन्हें अटॉनमी दी जाए। इसके अलावा जो बाकी सूबे हैं उसमें उनको आज़ादी दी जानी चाहिए कि वो अपनी खुद मुख्तारी के तहत डील कर सकते हैं। जहाँ पे मुसलमानों की मेजॉरिटी है वहाँ पे उन्हें अटॉनमी दी जाए और वो खुद अपने मामला तय करें, खुद उसको डील करें। अब ये 3 शराइत जो हैं हिंदुओं ने रिजेक्ट कर दी। तो कैद आज़म मोहम्मद जनाह को बहुत अफसोस हुआ, गुस्सा भी आया कि इतनी ज़्यादा शराइत आप अपनी मनवा रहे हैं, हमने जस्ट 3 डिमांड्स दी हैं। सो अगर ये नहीं, हिंदुओं ने इसको जब रिजेक्ट किया तो कैद आज़म मोहम्मद जनाह ने फिर नेहरू रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया और इस तरह नेहरू रिपोर्ट फ्लॉप हो गई। उसके बाद कैद आज़म ने फिर अपने 14 पॉइंट्स दिए थे, 14 नुकात। उस वक्त भी लॉर्ड इरविन का दौर था, 1926 से 1931 तक। अब नेहरू रिपोर्ट आपको बता चुका हूँ कि नेहरू रिपोर्ट बिल्कुल फ्लॉप हो चुकी थी। उसके बाद कैद आज़म मोहम्मद जना ने अपने 14 पॉइंट्स दिए थे 28 मार्च 1929 में। और इन्होंने कहा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल लेवल का होना चाहिए। ये 14 पॉइंट्स थे, आपके सामने हैं। इसको एक दफ़ा रीड आउट कर लेते हैं क्योंकि एग्ज़ाम में ये आ सकते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए वो फेडरल लेवल का होना चाहिए। जो सूबे हैं उनको इक्वल अटॉनमी दी जानी चाहिए। मिनॉरिटी कम तादाद में जो हैं उनको रिप्रेजेंटेशन दी जानी चाहिए। इसके अलावा जो फेडरल लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें 1/3 रिप्रेजेंटेशन दी जानी चाहिए मुसलमानों को। और सेपरेट रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए ऑल मिनॉरिटीज़ की, वो चाहे मुसलमान हैं, सिख हैं, हिंदू हैं, जो भी मिनॉरिटीज़ में हैं उनको अलहदा रिप्रेजेंटेशन दी जानी चाहिए, नुमाइंदगी दी जानी चाहिए। और मुस्लिम मेजॉरिटी को प्रोटेक्ट किया जाए, जहाँ पे मुसलमान मेजॉरिटी में हैं वहाँ पे भी उनको प्रोटेक्ट किया जाए। इसके अलावा मिनॉरिटी जहाँ अक़लियतें हैं, कम तादाद में हैं, उनको फ्रीडम दी जानी चाहिए ताकि वो अपनी मजहबी रसूमात या बाकी जितने भी मामलात हैं खुद उन्हें डील करें, खुद उन्हें तय कर सकें। इसके अलावा जो भी बिल पास हो उसमें 1/3 अगर मिनॉरिटी उस पर साइन करती है तो वो बिल एक्सेप्ट होना चाहिए, अदरवाइज रिजेक्ट हो जाना चाहिए।
और सिंध को बम्बई से अलहदा कर देना चाहिए। इसके अलावा केपीके और बलूचिस्तान, इन दोनों को प्रोवेंस का सूबे का दर्जा दे दिया जाए। केपीके का पुराना नाम एनडब्ल्यूएफपी था। सो एनडब्ल्यूएफपी और बलूचिस्तान को सूबे का दर्जा मिलना चाहिए। गवर्नमेंट जॉब्स मिलनी चाहिए मुसलमानों को। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन होनी चाहिए। इसके अलावा 1/3 रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए मिनॉरिटीज़ की, वो सेंटर हो या प्रोवेंसेस हो। इसके अलावा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बिल पास होना चाहिए अगर सब यूनिट्स उस पर अमल करते हैं तो। सो ये 14 पॉइंट्स थे कायद आज़म मोहम्मद जनाह के, क्योंकि इन्होंने फिर ब्रिटिशर्स को बताया कि ये चीज़ें अगर आप एक्सेप्ट करेंगे तो हम आपके न्यू कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, हमारी ये डिमांड है। जिस तरह नेहरू रिपोर्ट में इंडियंस ने अपनी डिमांड्स दी, उसी तरह कायद आज़म मोहम्मद जनाह ने भी अपने 14 पॉइंट्स के थ्रू ब्रिटिशर्स को अपनी डिमांड दी कि इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप होना चाहिए। इसके नेक्स्ट ईयर आलाबाद एड्रेस होता है, खुतबा आलाबाद जिसे कहते हैं। अब कह दिया, जो अल्लामा मोहम्मद इकबाल थे, शायर नो डाउट बहुत बड़े थे, पॉलिटिकली भी बहुत अच्छे तरीके से डील कर रहे थे, लेकिन इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पहली दफ़ा इन्होंने खुतबा किया जिसे खुतबा आलाबाद कहते हैं। आलाबाद एड्रेस 1930 में हुआ था। 14 पॉइंट्स हो चुके थे, 14 पॉइंट्स कायद आज़म ने दे दिए। उसके बाद अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने एड्रेस किया इलाहाबाद के मकाम पर, और इन्होंने कहा कि मैं देख रहा हूँ कि एक सेपरेट स्टेट बनते हुए मुझे नज़र आ रहा है, और मुस्लिम मेजॉरिटी जहाँ पे है, जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोवेंस हैं, फॉर एग्जांपल पंजाब है, सिंध है, केपीके है, बंगाल है और आसाम है, यहाँ पे मुसलमानों की मेजॉरिटी है इन प्रोवेंसेस में। इनको मैं अलहदा से एक मुल्क बनता हुआ देख रहा हूँ, इसलिए अल्लामा मोहम्मद इकबाल को ड्रीमर ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान का ड्रीम देखा था कि अलहदा से एक मुल्क होना चाहिए जहाँ पे मुसलमान मुसलमान अपने खुद के तौर पर नुमाइंदगी कर सकें, अच्छे तरीके से उसको चला सकें, मजहबी रसूमात सही तरीके से अदा कर सकें। इनका जो खुतबा अलाहाबाद था, इम्पोर्टेंट खुतबा था, क्योंकि इन्होंने एक आइडिया दिया था कि पंजाब, सिंध, केपीके, बंगाल और आसाम, यहाँ पे मुसलमानों के ये प्रोवेंसेस हैं, मुसलमानों की मेजॉरिटी है और एक साइड पे हैं, इस वजह से इन्हें इन सब को मिलाकर एक मुल्क बना दिया जाए। इस वजह से इन्हें ड्रीमर ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है। इसके बाद इंडियन एक्ट आता है, क्योंकि अभी तक इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एक्ट नहीं बन सका था। नो डाउट 1909 में आया, 1919 में आया, फिर बाद में रिफॉर्म्स की गई सैमन कमीशन में, वो एक्सेप्टेबल नहीं थी। नेहरू रिपोर्ट दी गई, उसको भी कंप्लीट तौर पे एक्सेप्ट नहीं किया गया। 14 पॉइंट्स आए, वो भी नहीं हो सका था कामयाब। फिर 1935 का एक्ट आया जो कि ब्रिटिशर्स ने लागू किया। अब इसको डिस्कस करते हैं और पढ़ते हैं। अब इंडियन एक्ट 1935 जब आया, उस वक्त इंडिया का वायसराय वेलिंगटन था। वेलिंगटन बेसिकली 1931 से लेकर 1936 तक इंडिया का वायसराय रहा। अब साइमन कमीशन आपको बता चुका हूँ, सक्सेसफुल नहीं रहा। नेहरू रिपोर्ट नहीं रही। इसके अलावा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी तीन, 1930, 1931 में, 1932 में, ताकि कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप किया जा सके। वो भी ना, मुस्लिम लीग तो जाती थी लेकिन इंडियन जो कांग्रेस थी वो उन शराइत को कबूल नहीं करती थी, इस वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी रिजेक्ट कर दी गई, 14 पॉइंट्स भी नहीं एक्सेप्टेबल हुए। उसके बाद इंडियन सब कॉन्टिनेंट एक्ट, इंडियन एक्ट 1935 आया, जिसे नाफिज, याद रखिएगा, 1 अप्रैल 1937 को किया गया था। अब ये बहुत काफ़ी दफ़ा क्वेश्चन आता है कि जो 1935 का एक्ट था वो इम्प्लीमेंट कब किया गया, नाफिज कब किया गया? 1 अप्रैल 1937 को किया गया था। इसके 10 पार्ट्स थे और 10 स्केड्यूल थे इसमें। फेडरल सिस्टम था इस कॉन्स्टिट्यूशन में, फेडरल लेवल का सिस्टम था, क्योंकि जब सैमन कमीशन आया था उन्होंने अपनी शरायत में ये कहा था कि जो डायरची सिस्टम है उसको ख़त्म कर दिया जाए और जो फेडरल सिस्टम है उसको लेकर आया जाए।
इसके अलावा सिंध प्रोवेंस को अलहदा से दर्जा दिया गया, सिंध को बम्बई से अलहदा कर दिया गया, बर्मा को भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट से अलहदा किया गया, सेपरेटेड किया गया। जो NWFP प्रोवेंस था, आजकल KPK है, इसको भी सेपरेट कर दिया गया। और जो रिजर्व सब्जेक्ट्स थे, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जिसे कहते हैं, डिफेंस, फॉरेन, रिलीजन, ये रिजर्व सब्जेक्ट्स जो थे ये ब्रिटिशर्स ने अपने पास रख लिए। और जो ट्रांसफर सब्जेक्ट्स थे, जैसे लॉ एंड ऑर्डर है, मिनॉरिटी राइट्स हैं, ये इंडियंस को दे दिए कि ये आप खुद डील करें ट्रांसफर सब्जेक्ट्स। और जो रिजर्व सब्जेक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन हैं, उनको हम डील करते हैं। सो उनमें डिफेंस था, फॉरेन था, रिलीजन था, इसके अलावा फाइनेंस था, और भी काफ़ी मामला थे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो प्रोविंशियल अटोनमी हम आपको देते हैं, जो प्रोविंसेस हैं उनको हम अटोनमस कर रही हैं इस 1935 के एक्ट में। ये भी फुली तौर पे मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन इस 1935 के एक्ट के मुताबिक इलेक्शन होते हैं फिर 1937 में। सो उस इलेक्शन में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग भी और कांग्रेस भी दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। इस वजह से ये टू सम एक्सटेंट 1935 का एक्ट एक्सेप्टेबल था, मुस्लिम लीग के लिए भी, कांग्रेस के लिए भी। अब इसके बाद 1937 में इलेक्शन होते हैं, उसको हम डील करते हैं। अब 1937 में जो इलेक्शन होते हैं उसमें सबसे पहले देख लें कि दौर किसका होता है। लॉर्ड लिनलिथगो का दौर होता है। इंडियन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो होता है 1936 से लेकर 1943 तक। इसका इम्पोर्टेंट टेन्योर था, सबसे लॉन्गेस्ट वायसराय था इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। पूछा जाता है एग्जाम में कि कौन सा वायसराय था इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जिसका टेन्योर सबसे लॉन्गेस्ट था। वो लॉर्ड लिनलिथगो था। 1936 से लेकर 1943 तक इसने रूल किया था। अब 1936-37 इलेक्शंस होते हैं, जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग का आपस में कंपटीशन होता है। इसमें जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग होता है, ये पार्टी बुरे तरीके से हार जाती है। अब इसकी हारने की वजह क्या होती है कि जो कांग्रेस है बेसिकली, इसमें भी काफी ज्यादा मुसलमान शामिल होते हैं और ये अच्छे तरीके से मूव चलाते हैं, लीड कर रहे होते हैं। बड़े बड़े लीडर कांग्रेस में होते हैं और मुसलमान ठीक तरीके से इस इलेक्शन को की नुमाइंदगी नहीं कर सकते। इस वजह से कांग्रेस इसको विन कर लेते हैं। 11 प्रोविंसेस में से 8 में जीत जाती है कांग्रेस। मीन्स टोटल वोट्स होते हैं 1771, जिसमें कांग्रेस वोट हासिल करती है 706। इसलिए इनकी बहुत बड़ी जीत मानी जाती है। उसके बाद कांग्रेस ये कहना शुरू हो जाती है कि पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सिर्फ दो पार्टीज हैं, एक कांग्रेस है, एक ब्रिटिशर्स हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का वजूद ही खत्म हो चुका है, क्योंकि ये इलेक्शन बुरे तरीके से हार चुके हैं। अब इनको इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कोई देखना नहीं चाहता। तो ये बहुत बड़े लेवल तक ये मूव चलाते हैं ताकि ये पार्टी खत्म हो जाए। लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के जो लोग होते हैं वो लीडरान इसको, वो हार नहीं मानते और वो अपने काम करते रहते हैं। अब कांग्रेस जो कि इस इलेक्शन को विन कर चुके होते हैं, उसके बाद तो फिर इन्होंने गवर्नमेंट में ही आना है, मिनिस्ट्रीज में ही आना है। सो इस वजह से कांग्रेस मिनिस्ट्रीज बनती हैं 1937 में। 1937 तक ये कांग्रेस जो जमात है, इंडियंस हैं, हिंदू हैं, ये मिनिस्टर्स बन जाते हैं, इनको बड़े बड़े ओहदे मिल जाते हैं क्योंकि इलेक्शन जीत चुके हैं। और उसके बाद ये मुसलमानों पे बहुत ज्यादा जुल्म ढाते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। अब इंडियंस को ये भी गुस्सा होता है कि मुसलमानों ने 800 साल तक इंडियंस पे, हिंदुओं पे हुकूमत की हुई होती है। क्योंकि हिंदू यहाँ पे हिंदुस्तान में मेजॉरिटी में होते हैं, लेकिन फिर भी जो मुसलमान हैं उन्होंने रूल किया था 800 साल तक इंडिया पर। इंडियन मीन्स हिंदुओं पर। इनको जो वो भी गुस्सा था। पहली दफा ये
इलेक्शन में जीत कर मुसलमानों के लीडर बने थे, वहाँ के मिनिस्टर्स बने थे। इस वजह से इन्होंने बहुत ज़्यादा जुल्म किए मुसलमानों पे, उन्हें मारा, कत्लेआम किया। गाय, क्या क्या जुल्म किए। गाय को की कुर्बानी पे पाबंदी लगा दी, हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट किया, अजान पे बैन लगा दिया, वंदे मातरम हर जगह पढ़ाया जाने लगा मुसलमानों के स्कूलों में भी, जिसमें इस्लाम के खिलाफ भी चीज़ें थीं। इस वजह से मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हुई। वर्दा स्कीम लाई गई, जो मुसलमानों के स्कूल थे, इंस्टीट्यूशन थे, उनको बुरी तरह डैमेज किया गया। उनको, जो मुसलमान स्टूडेंट्स थे, उनको हिंदुओं की तरफ, हिंदू बनाने की तरफ रागिब किया गया। इसके अलावा वादिया मंदिर स्कीम चलाई गई कि जो मुसलमान हैं वो टू नेशन थ्योरी को छोड़कर सिर्फ इस इंडिया में रहना शुरू हो जाएं। इसके अलावा थ्री कलर फ्लैग लहराया गया, मुसलमानों पे ज्यादतियां हुई, कत्लेआम शुरू हुए, मुसलमानों की मसाजिद को गिराया गया। इस तरह बहुत ज़्यादा जुल्म हुए मुसलमानों पर। और फिर आखिरकार 1939 में कांग्रेस रूल एंड हो जाता है। वो क्यों? वर्ल्ड वार सेकंड जारी थी 1939 से लेकर 1945 तक रहती है। अब 1939 में जो ब्रिटिशर्स थे बेसिकली वो वर्ल्ड वार सेकंड में बिजी हो गए, क्योंकि वो लाइट पास का हिस्सा थे, उसको लीड कर रहे थे। वहाँ वो बिजी हो गए वर्ल्ड वार सेकंड में। और जो कांग्रेस थी ये चाहती थी कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है ये हम खुद डिवेल्प करें, उन पे प्रेशर डाल के। जो एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल है उसकी नुमाइंदगी टोटल तरीके से हम करें, ब्रिटिशर्स को साइडलाइन कर दें। इस वजह से इन्होंने डे ऑफ डिलीवरेंस मनाया 22 दिसंबर 1939 को, जिसमें तमाम जो कांग्रेस के मिनिस्टर्स थे उन्होंने अपनी पोस्टों से, अपनी मिनिस्टरशिप से रिजाइन कर दिया। अब ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डे ऑफ डिलीवरेंस कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर 1939 में। अब इस दिन कांग्रेस के जितने भी मिनिस्टर थे उन सब ने रिजाइन कर दिया, और मुसलमानों ने, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने यहाँ पे इस दिन सुख का सांस लिया। इस दिन को डे ऑफ डिलीवरेंस मनाया जाता है, यौम निजात का दिन, कि अब इनसे जान छूटी। बहुत ज़्यादा जुल्म ढा रहे थे मुसलमानों पर, ज्यादतियां कर रहे थे। अब ही इनकी मिनिस्ट्रीज ख़त्म हो चुकी हैं, अब ये जा चुके हैं यहाँ से। उसके बाद लाहौर रेजोल्यूशन होती है 1940 में। लाहौर रेजोल्यूशन जब होती है उस वक्त भी लॉर्ड लिनिथ को इंडिया के पास राय होते हैं, 1936 से 1943 तक रहते हैं। अब कांग्रेस रूल जो है वो ख़त्म हो चुका होता है 19 कांग्रेस रूल, क्योंकि कांग्रेस के जितने भी मिनिस्टर्स थे वो रिजाइन कर चुके होते हैं दिसंबर 1939 को। इस वजह से उनकी मिनिस्ट्रीज एंड हो जाती हैं। अब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का एनुअल सेशन होता है। कब होता है? 22 मार्च, 23 मार्च को। ये आता है एग्जाम में कि एनुअल सेशन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का कब होता है? 22 मार्च, 23 मार्च को लाहौर में होता है। अब इस मार्च में, इस मार्च से पहले एक ट्रेजेडी हो जाती है जिसे खाकसार ट्रेजेडी कहते हैं। खाकसार ट्रेजेडी बेसिकली 1940 में मार्च में ब्रिटिशर्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ चुका होता है, क्योंकि वो वर्ल्ड वार सेकंड को डील कर रहे होते हैं, वहाँ पे फाइट कर रहे होते हैं, और वो कहते हैं कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कोई भी लाल रंग की वर्दी ना पहने। अब इसमें कुछ मुसलमान होते हैं जो खाकसार में रहते हैं और वो यूनिफॉर्म वो पहन लेते हैं, तो उनका कत्लेआम किया जाता है, वहाँ पे कत्ल कर दिया जाता है ब्रिटिशर्स की तरफ से, जिसमें 50 पीपल्स की डेथ हो जाती है। अब कायद आजम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। कायद आजम को ये कहा जाता है कि आप ये जो एनुअल सेशन है मुस्लिम लीग का, इसको ख़त्म कर दें, इसको डील ना करें, क्योंकि कत्ल गारत हो सकती है और ज़्यादा नुकसानात हो सकते हैं। लेकिन कायद आजम मोहम्मद अली जना जाते हैं हॉस्पिटल, जो लोग हॉस्पिटल में दाखिल होते हैं उनसे मिलते हैं, और वहाँ से बहुत बड़ी मूव निकलती है लोगों में। एक एहसास पैदा होता है कि इतने खतरे में कायद आज़म, जब हमारे बहुत बड़े लीडर बाहर निकले हैं तो हमें भी बाहर निकलना चाहिए। इस वजह से 22 और 23 मार्च को जो
तो 23 मार्च 1940 को जो लाहौर की रेजोल्यूशन होती है, उसमें बहुत ज़्यादा तादाद में मुसलमान इकट्ठे होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा प्रेशर डालते हैं ब्रिटिशर्स पर। और इस इजलास की जो सदारत होती है वो कैद आज़म मोहम्मद अली जनाब कर रहे होते हैं। इस वजह से आता है हु प्रिजाइडेड द लाहौर रेजोल्यूशन। ये क्वेश्चन आता है तो कैद आज़म लगाना है। और ये जो लाहौर रेजोल्यूशन होता है, इसको पेश किया था ए के फजलुल हक ने, मौलवी फजलुल हक भी कहते हैं। अब ये आता है हु प्रेजेंटेड द स्पीच, हु प्रेजेंटेड द लाहौर रेजोल्यूशन। प्रेजेंटेड आए, पेश करना होता है, वो मौलवी फजलुल हक ने पेश किया था। इसके अलावा कायद आज़म ने सदारत की थी और बहुत बड़ी स्पीच भी दी थी, जिसमें इन्होंने कहा था कि इंडियंस की अब डिवीजन की जाएगी, अलहदा से मुसलमानों का जो मुल्क है वो हम आज़ाद करके रहेंगे, लेकर रहेंगे। जो मुसलमानों के अलहदा से प्रोवेंसेस हैं जिसमें मुसलमानों की मेजॉरिटी है, अब उनको अलहदा होना चाहिए और हम कर रहेंगे, आप हमारा साथ दीजिए, हम ब्रिटिशर्स से ये बहुत जल्द ये आज़ादी छीन लेंगे। सो ये बहुत ज़्यादा प्रेशर डालते हैं। इसके अलावा सेपरेट मुस्लिम स्टेट के बारे में यहाँ पे डिस्कशन होती है, डिवीजन ऑफ इंडिया के बारे में बहुत ज़्यादा बात होती है। अब इसका रिएक्शन क्या होता है? रिएक्शन ये होता है कि जो हिंदू न्यूज़पेपर होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा न्यूज़ आती है लाहौर रेजोल्यूशन में के बारे में। ब्रिटिशर्स न्यूज़पेपर्स में बहुत ज़्यादा मूव निकलती है, मुसलमानों का रिएक्शन बहुत पॉजिटिव आता है, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग, लाखों की तादाद में लोग निकलते हैं, बहुत बड़ी मूव निकलती है और बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है कि काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग ये चाहते हैं कि अलहदा से मुल्क होना चाहिए, मुसलमान ये चाहते हैं। इस वजह से लाहौर रेजोल्यूशन बहुत इम्पोर्टेंस अख्तियार कर लेती है, जो कि इंडियन हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट साबित होता है। सो आज का लेक्चर यहाँ तक इनफ है। इसे अच्छे तरीके से तैयार करें 1940 तक। नेक्स्ट के लेक्चर में इंशाल्लाह 1947 तक हम एंड कर देंगे इसको।